गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आज की कक्षा में राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, इनके संबंध में आज हमारी कक्षा में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई नई अपडेट होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आज हम देखेंगे हमारी संघ सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमने पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के पद, योग्यता, उनको उन्मुक्तियाँ, महाभियोग, सब कुछ एक संरचनात्मक ढांचा देखा, समझा। आज हम ये अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए हमारे भारत के राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो प्राय दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बांटा जाता है। एक है सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन मतलब देश की सामान्य परिस्थितियों से है, जिसमें जो भी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं उनका वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की शक्तियों को प्रयोग करने का जो प्रोसेस है उसके अनुसार कार्य होता है। लेकिन कभी भी देश पर आपात स्थिति हो, संकटकालीन स्थिति हो, इमरजेंसी हो, वो चाहे युद्ध या बाह्य आक्रमण से हो या देश की इंटरनल कोई सशस्त्र विद्रोह, ऐसा कुछ भी जो भी घटनाक्रम हो जाए उसके आधार पर जब आपातकाल लगाया जाए तो उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति होगी, इन सभी का हम हमारी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हमारे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ क्या क्या है, उनको समझने का प्रयास करें। तो देखिए हमारे जो संविधान का आर्टिकल है 53, आर्टिकल जो 53 है उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में कि संघ की जो सर्वोच्च कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा संपादित करेंगे या उनको पूर्ण करेंगे। ये आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। यानी भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। जो भी इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है सभी शक्तियों राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इनका प्रयोग किया जाता है। इस बात को स्पष्ट समझना, क्योंकि हमारे जो कार्यपालिका जो वैधानिक प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति। तो जो भी शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो सब कुछ राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए होता है। तो आज हम देखेंगे कि 53 में जो लिखा हुआ है इस सब कुछ सर्वोच्च शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। इसलिए 53 आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये समझ में आने के बाद में सब कुछ आपको राष्ट्रपति की शक्ति समझ में आ जाएगी कि सर्वोच्च शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। और ये शक्तियों का प्रयोग, इस शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा इन कार्यों को पूर्ण करेंगे या संपादित करेंगे। बात स्पष्ट हुई, ये आर्टिकल 53 में बताया गया। तो सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियों में आप देखेंगे कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को क्या क्या मिली हुई है उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका से जुड़ी हुई और प्रशासनिक मामलों से जो जुड़ी हुई शक्तियां हैं उसमें सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। सभी कार्यपालिका के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ी हुई शक्तियां प्राप्त है। यानी उनको नियुक्ति प्रदान करना और उनको पद से हटाना, ये सभी प्रकार की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। तो एक एक करके कि जैसे कौन कौन से नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, जब भी हमारी लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें किस दल को प्राप्त हुई, किस दल को प्राप्त हुई। अगर किसी दल को अगर बहुमत मिल गया तो स्वाभाविक है कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उस दल में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, एक प्रकार से सभी अल्पमत में होते हैं, तो फिर ये राष्ट्रपति तय करते हैं कि मुझे इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, कौन बहुमत जुटा सकता है, ये सब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये सब काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति के जो प्रमुख कार्य है वो राष्ट्रपति को नियुक्त करना, साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करते हैं, मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण देखा हमने कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद को नियुक्त करना, यह हमारे राष्ट्रपति का पहला और प्रमुख तौर पे कार्य माना जाता है। दूसरी बात हम देखें कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यदि इसको समझ सकते हैं कि भारत सरकार का वकील, सुप्रीम कोर्ट में, भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का जो पक्ष रखते हैं, भारत सरकार का जो मत रखते हैं कि भारत सरकार इस पर्टिकुलर मुद्दे इश्यू पर भारत सरकार की क्या राय और भारत सरकार इसके बारे में क्या बताना चाहती है, वो जो पक्ष रखता है वो कहलाता है, हिंदी में कहेंगे महान्यायवादी और इंग्लिश में कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। आई बात समझ? अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, सीएजी। सीएजी की यानी कैट कह सकते हैं, कैट की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब ये देखेंगे भारत सरकार का जो भी, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो भी लेखे होते हैं, भारत सरकार का जो भी पैसा होता है उसको पूरा ऑडिटिंग करना, उसका लेखांकन करना, उसका पूरा निरीक्षण करना कि पैसा जिन योजनाओं में खर्च किया जा रहा है कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ, कहीं पैसों का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, क्या वास्तविक तौर से जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो उस व्यक्ति को मिला या नहीं मिला, सब प्रकार के लेखों की जांच करने का जो काम करता है वो कौन करता है? सीएजी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। तो इस की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। बात इस पर समझ पाएंगे कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, ये संवैधानिक पद पर विराजमान जो व्यक्ति हैं उनकी सब नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। एक एक करके सब आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझना, स्पष्ट करना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आगे की कक्षाओं में भी आपके लिए भारतीय राजभाषा में यही पढ़ना है, इसलिए अच्छे से आप समझ लो ताकि आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो अभी हमने समझा कि इस शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में देखा, फिर हमने भारतीय महान्यायवादी के पक्ष में समझा, फिर उसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में समझा। अब आप देखिए हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया है, जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा जो भी नाम फिक्स हो चुके हैं वो जो कार्यपालिका के पास भेजते हैं, तो फिर जो नियुक्ति का जो आदेश है वो कौन निकालते हैं? राष्ट्रपति निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो न्यायपालिका का जो एकीकृत ढांचा है उसमें आप हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट, इस सभी के जो जज होते हैं, माफ कीजिएगा, जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, जस्टिस के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए आपको स्पष्ट समझना है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आप ये भी समझिए कि भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हमारे भारत के सभी राज्यों, 28 राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका में जो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं अर्थात गवर्नर होते हैं, उनका डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है और वास्तविक शक्ति उन गवर्नर के पास होती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ पर जो गवर्नर अर्थात राज्यपाल होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है जो हमने ब्रिटिश मॉडल से स्वीकार की, ब्रिटेन से स्वीकार की, अडॉप्ट की वहां से। तो वहां पर वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका का जो स्वरूप आ जाता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो वास्तविक शक्तियां राज्यों में मुख्यमंत्री के पास और मंत्रिपरिषद के पास होती है, नाममात्र शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। आई बात समझ में? तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं और जो और भी केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं नहीं है तो वहां पर जो प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उन सभी की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट समझनी है, ठीक है। तथा आप समझेंगे दूसरे, आप भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी हमारे संविधान के अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान परिषद है तथा हमारे स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, इन सभी चुनाव को संपर्क कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। तो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इन सब की नियुक्ति भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये बात आपको स्पष्ट समझनी। तथा जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के अध्यक्ष और यूपीएससी के सभी मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो हमारे भारत में अखिल भारतीय सेवा है, ये केंद्रीय सेवा है, इनको सभी की जो भर्ती प्रक्रिया हमारा भारत का संघ लोक सेवा आयोग करवाता है संवैधानिक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं, इस सब की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, हमारे भारत के महामहिम करते हैं। ये बात आपको भी यहाँ पर समझनी है। तथा हमारा जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग का गठन करते हैं, वो भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये हमारे केंद्र राज्यों के मध्य आय का बंटवारा, नए संसाधन, नए जो संसाधनों का जो बंटवारा है, नए आय के स्रोत है, सभी की जो सिफारिशें देता है, हर 5 साल में गठन किया जाता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के हेड और उनकी शक्तियां, उनके सबके बारे में संपूर्ण तौर पे जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, वो भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। दूसरे आप देखेंगे कि हमारे देश में जो हमारे जो वंचित वर्ग हैं, महिलाएं हुए, बच्चे हुए, या फिर कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, इस सभी वर्गों के कल्याण के लिए जो उच्चाधिकारी होते हैं, उन उच्चाधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तथा साथ ही साथ जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जो लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए जो भी संरक्षण के लिए जो विशेष अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो अभी हमने हमारी जो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों के संबंध में अध्ययन किया और देखा कि भारत के राष्ट्रपति भारत के संपूर्ण केंद्र सरकार की और संवैधानिक पदों पर विराजमान सभी व्यक्तियों की नियुक्ति का जो आदेश है वो कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। तो ये अभी पहली शक्ति हमने देखा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां हैं, प्रमुख तौर से हमने इसको स्पष्ट किया, ठीक है। अगला है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। अब आप देखिए, हमने हमारी जो शासन व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति हमेशा किसी भी शासन व्यवस्था में जो नियम बन चुके हैं, जो विधि बन चुकी है, वो इस तरह लेंगे, ये कल्पना करना एक गलत होगा, क्योंकि हर समय, और भारत तो एक विविधता वाला देश है, भारत में काफी विविधता है, अनेक धर्मावलंबी है, जाति, संप्रदाय, उपजातियों के विभाजन है। तो स्वाभाविक है हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति अपने हितों को और उनके संरक्षण के लिए काफी कुछ होते हैं। दूसरा, हमारी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो हमारी संसद है, और भी किसी प्रकार के अति आवश्यक कार्यों के लिए जिस प्रकार के कोई भी नियम बनाने हैं, जो कुछ कार्य होता है, तो ये सब कौन किस प्रकार से होता है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखे हैं कि कभी भी संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग करवानी है,
अगर किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन उस विधेयक को पारित करना अति आवश्यक है, विधेयक को पारित करवाना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? क्योंकि सरकार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाता है, लोकसभा में है तो राज्यसभा में नहीं होता है, राज्यसभा में है तो लोकसभा में नहीं होता है, लेकिन उस बिल को पारित करना अति आवश्यक है, कानून का निर्माण करना है, तो फिर क्या किया जाता है कि फिर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है, वो शक्ति है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर ही हम ये जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं या संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, हमारा नियंत्रक का परीक्षक है, या हमारे संघ लोकसभा आयोग के जो सदस्य हैं, उनके सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि करनी है, उनकी शक्तियों को फेरबदल करना है, उसमें किसी प्रकार के नियम का निर्माण करना है, तो जो कुछ भी होता है वो भी कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अर्थात विभिन्न प्रकार के संवैधानिक, गैर संवैधानिक पदों पर या संगठनों में, वैधानिक में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव करना है, किसी प्रकार के नियमों का निर्माण करना है, तो वो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। बात को स्पष्ट किया और समझा हमने। अगला जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है ये संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति हैं वो राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और समन्वित करते हैं। अर्थात हमारे संघ के हमारे जो राज्य सरकार है, हमारे भारत के जो राज्य सरकारें हैं, उनको किसी प्रकार का निर्देश देना है, उस पर कोई नियंत्रण करना है, कुछ समन्वित करना है, तो ये सब कार्य कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में भी परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब देखो, स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य के सीमा संबंधी विवाद है, जल संबंधी विवाद है, या और भी किसी प्रकार के व्यापारिक या फिर आर्थिक संबंध में कोई विवाद है, तो ऐसे सभी विवादों का समाधान राष्ट्रपति के निर्देशानुसार यहाँ पे जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया, जिसमें जो राज्य हैं जो आपसी विवादों को उसमें उठाकर उसका समस्या का समाधान करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार होता है। तथा साथ ही किसी प्रकार के किन्हीं संघीय विषयों का जो प्रशासन है राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। अर्थात आप देखेंगे कि हमारे संविधान में जो शक्तियों का वितरण किया गया, शक्तियों का जो वितरण है उसमें जो अलग अलग सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो अगर कोई संघ सूची का विषय है, उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई कार्य है, तो वो भी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार किसी राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा संघ सूची में लिखित किसी विषय पर कोई कानून, मतलब कोई विषय पर कोई काम सौंपा गया है किसी राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार मना नहीं करेगी, वो काम करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि उस काम के प्रति जो भी खर्च आएगा तो वो जरूर केंद्र उस खर्च उठाएगा, लेकिन मना नहीं कर सकती राज्य की सरकार। तो कह सकते हैं कि हमारी जो केंद्र की जो इकाइयां हैं, अथवा जो राज्य सरकार है, उनका पूरा नियंत्रण हमारे राष्ट्रपति का बना रहता है। वो कभी भी संघ के विरुद्ध नहीं जा सकती, संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती। अगला जो हमारा कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व। देखिए, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विदेशों में राजदूतों तथा कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। आप देखेंगे भारत के विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक या कुछ अन्य गैर लोकतांत्रिक देश हैं, सभी से अपने कूटनीतिक संबंध हैं। तो भारत के जिन देशों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं, तो उन कूटनीतिक संबंधों के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। तो राजदूतों की नियुक्ति का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तथा एक शांति दूत और सद्भावना के तौर पर भारत के राष्ट्रपति विश्व के अन्य देशों में यात्रा करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा विदेशों से जिनके साथ भारत के कूटनीतिक संबंध है, वो विदेशों के राजदूत जब भारत आते हैं, तो भारत में भी उनका आदर सत्कार स्वागत का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति उनका सम्मान करते हैं। तो एक प्रकार से जिन जिन देशों में भारत के जो कूटनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उन सभी देशों की यात्रा करना, उनके राजदूतों का, अम्बेसडर का स्वागत करना, अम्बेसडर की अपॉइंटमेंट करना, ये भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जितना जो प्रतिनिधित्व होता है एक शांति सद्भाव के तौर पर, एक भारत के प्रमुख के तौर पर, वो यात्रा भी कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। साथ ही जो अगला जो है सर्वोच्च सेनापति, आपने देखे होंगे हमारी तीनों सेना है, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो है हमारे राष्ट्रपति।
अर्थात राष्ट्रपति देश की सेनाओं के सेनापति होते हैं, ठीक है। उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। आप देखेंगे कि जब किसी भी देश के साथ हमारे जब बिल्कुल राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर सब संबंध खराब हो जाते हैं और जब युद्ध की स्थिति हो जाती है तो युद्ध की जो घोषणा है वो यहाँ पे किसी प्रकार की शांति समझौते की जो स्थापना है उसके संबंध में जो शक्ति दी गई है वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो ये शक्ति आप अब समझ सकते हो कि ये शक्ति केवल औपचारिक शक्ति है, वास्तविक शक्ति नहीं है, ठीक है। वास्तविक शक्ति हमारे मतलब मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये औपचारिक शक्ति है कि किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना है या आपातकाल की घोषणा करनी है तो ये सब कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये हमने देखे भारत के सर्वोच्च सेनापति के रूप में क्या शक्ति है, ठीक है। अगली है महत्वपूर्ण और प्रमुख है, वो है विधायी शक्तियां।